गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट सेशन में हमने प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टॉपिक प्रोजेक्ट कैश फ्लो। और हमने आपको पिछले सेशन में जो इसका फर्स्ट सेशन था उसमें प्रोजेक्ट कैश फ्लो का आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया था कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है। और इसमें कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो का फॉर्मेट समझाने के बाद हमने फिर आपको एक क्वेश्चन बताया था प्रोजेक्ट कैश फ्लो का, कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। अब आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोजेक्ट कैश फ्लो का एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड शेयर किया है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अब आज हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? सेकंड नंबर। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम प्रोजेक्ट कैश फ्लो है। तो हम पहले प्रोजेक्ट कैश फ्लो का क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसमें हम लिखेंगे प्रोजेक्ट कैश फ्लो। और आपको पता है प्रोजेक्ट कैश फ्लो का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर लिखते हैं और पर्टिकुलर के बाद हम अलग अलग ईयर के अलग अलग क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो ईयर का कॉलम बनाएंगे। जीरो ईयर का मतलब आज होता है। फिर फर्स्ट ईयर का कॉलम बनाएंगे। फिर सेकेंड ईयर का कॉलम बनाएंगे। फिर थर्ड ईयर का कॉलम बनाएंगे। फिर फोर्थ ईयर का कॉलम बनाएंगे। और फिर लास्ट में हम फिफ्थ ईयर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। तो हमें पहले तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर लिखने के बाद जितने ईयर है उतने ईयर के हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो ये कॉलम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। 5 ईयर, माना कि क्वेश्चन में 5 ईयर दिया है। अभी हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, पहले अभी हम सिर्फ फॉर्मेट बनाने पे ध्यान दें। ठीक है। तो ये हमने कॉलम बना लिए। कॉलम ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, तो आपको पता है प्रोजेक्ट कैश फ्लो में तीन चीजें निकालते हैं। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी प्रोजेक्ट कैश फ्लो की कैलकुलेशन होगी तो इसमें तीन चीजें निकाली जाएगी। सबसे पहले नंबर पे हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे हम निकालेंगे कैश आउटफ्लो। सबसे पहले नंबर पे हम क्या निकालेंगे, कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश आउटफ्लो। सबसे पहले हम कैश आउटफ्लो निकालें। ठीक है। और कैश आउटफ्लो में आपको ये बात पता है कि तीन चीजें निकाली जाती है। क्या क्या निकाला जाता है, तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन और इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ मशीन और इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने मशीन खरीदी या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी कॉस्ट लिखते हैं। उसमें आप फिर ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्या ऐड करते हैं आप, इंस्टॉलेशन चार्जेस। और फिर आप ऐड करते हैं इसके अंदर वर्किंग कैपिटल। क्या ऐड करते हैं आप, वर्किंग कैपिटल। तो जैसे ही हम ये तीनों चीजें जोड़ देते हैं, जैसे ही हम ये तीनों चीजें ऐड कर देते हैं, तो हमें कैश आउटफ्लो मिल जाता है। फिर आपको पता है कैश आउटफ्लो के बाद हम कैश इनफ्लो निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, तो कैश इनफ्लो निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन में हमें सेल्स दी होगी, सेल्स लिखेंगे। सेल में से हम ऑल एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस। जो भी खर्चा हमें दिया वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जैसे सेल में से हम ऑल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे और बेड डेप्ट माइनस करेंगे। जैसे आप डेप्रिसिएशन और बेड डेप्ट इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स, आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। और फिर इसमें हम डेप्रीसिएशन और बिड डेप्ट को दोबारा जोड़ देंगे, डेप्रीसिएशन और बिड डेप्ट हम दोबारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे डेप्रीसिएशन और बिड डेप्ट हम दोबारा जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। और फिर थर्ड नंबर पे हम टर्मिनल कैश फ्लो निकालते हैं। और टर्मिनल कैश फ्लो भी आपको पता है क्या होता है, टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब है प्रोजेक्ट के लास्ट में हमें जो पैसा मिलता है, ठीक है, एट द एंड जब प्रोजेक्ट को हम टर्मिनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो जो पैसा हमें लास्ट में मिलता है उसे हम टर्मिनल कैश फ्लो कहते हैं। और टर्मिनल कैश फ्लो में हमेशा स्क्रैप आता है, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू जो भी दी है वो आप लिख देंगे, प्लस वर्किंग कैपिटल आता है, वर्किंग कैपिटल का भी पैसा हमें लास्ट में वापस मिलता है। और और क्या आता है, और बेड डेप्ट जो हमने ऊपर जोड़ा था ना, वो दोबारा यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों का टोटल कर देंगे, ए बी सी पॉइंट का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोजेक्ट कैश फ्लो। क्या मिलेगा हमें, प्रोजेक्ट कैश फ्लो। प्रोजेक्ट कैश फ्लो क्या होगा, तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो विल बी द टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों पॉइंट का टोटल जो होगा वो प्रोजेक्ट कैश फ्लो बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट रेंज, एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। आगे दिया है, द न्यू प्रोडक्ट विल रिक्वायर अ फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120 लाख। तो अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, 120 लाख का करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट में जीरो ईयर में 120 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर 120 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली वी आर इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट, तो हम ये जो अमाउंट है 120 ये जीरो ईयर में लिख देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पास से आज जाएगा, ये पैसा हमारे को आज लगाना है, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, 120 लिख देंगे। 120 लिखने के बाद फिर आगे क्या करना है, तो अब आगे हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस और वर्किंग कैपिटल वगैरह का अमाउंट देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, आगे दिया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 25% ऑफ सेल। वर्किंग कैपिटल जो है वो सेल का 25% रहेगी। तो देखिए हमने जो पहली क्लास में पहले सेशन में जो क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वर्किंग कैपिटल आपको परसेंटेज में नहीं दिया था, वर्किंग कैपिटल का आपको एक अमाउंट दिया हुआ था। जहां तक मुझे जितना याद आ रहा है उसमें 160 तो कॉस्ट ऑफ मशीन थी, 160 और वर्किंग कैपिटल था 40, तो हमने जीरो ईयर में 40 लिखा था वर्किंग कैपिटल। लेकिन इस सवाल में जो वर्किंग कैपिटल है वो सेल का 25% है। और यहाँ पे देखिए सेल जो है हर साल की वो अलग अलग है, फर्स्ट ईयर की अलग है, सेकेंड ईयर की अलग है, थर्ड ईयर की अलग है, फोर्थ ईयर की अलग है, फिफ्थ ईयर की अलग है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी अलग अलग रहेगी, क्योंकि सेल हर साल के अलग अलग है, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो वर्किंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन सीखेंगे। कितना परसेंट है, 25% ऑफ किसका है, सेल। देखते हैं कैसे आएगी ये वर्किंग कैपिटल। और सेल कितनी दी है, तो देखिए सेल दी है फर्स्ट ईयर की 220, तो फर्स्ट ईयर की 220 है, तो हम कैश इनफ्लो में सेल में लिखते हैं फर्स्ट ईयर में 220। सेकेंड ईयर की 240 है, ये देखिए सेकेंड ईयर की 240 है। थर्ड ईयर की 280 है, थर्ड ईयर की कितनी है, 280। द सेल ऑफ थर्ड ईयर इज 280। फोर्थ ईयर की सेल है 260 और फिफ्थ ईयर की है 220। हम सेल लिख देते हैं 260 और 220, ये हमने सेल लिखा, ठीक है। ये हमने क्या लिख दी, सेल लिख दी। तो हर साल की अलग अलग जो सेल दी थी वो हमने लिख दी। अब वर्किंग कैपिटल कितना कहा है, तो क्वेश्चन में बोला वर्किंग कैपिटल सेल का 25% है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल हम लगाते हैं उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो सेल का 25% है। वर्किंग कैपिटल सेल का कितना परसेंट है, 25% है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्किंग कैपिटल लेंगे, अब हमेशा याद रखना वर्किंग कैपिटल पहले लगानी पड़ती है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपको 220 की सेल करना है ना,
तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल आज लगानी पड़ेगी। सेकेंड ईयर की सेल के लिए वर्किंग कैपिटल आपको फर्स्ट ईयर में लगानी पड़ेगी। थर्ड ईयर की सेल के लिए वर्किंग कैपिटल आपको सेकेंड ईयर में लगेगी। फोर्थ ईयर में अगर 260 की सेल करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल आपको थर्ड ईयर में लगेगी। मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल रहेगी वो हमेशा एक साल पहले लगती है, क्योंकि एक साल पहले जब आप उतनी तैयारी करेंगे तब जाके आप उतनी सेल अचीव कर पाएंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में वी वांट टू अचीव अ सेल ऑफ ₹220, 220 लाख की अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल तो आपको आज अरेंज करना पड़ेगी। सेकेंड ईयर में सेल अगर 240 करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में अरेंज करनी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर में जो हमें सेल करना है वो 220 करना है, तो फर्स्ट ईयर का 220 का 25% हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो 220 का 25% कितना आएगा? तो 220 का 25% आएगा वर्किंग कैपिटल, 220 का 25% विल बी 55। तो 55 वर्किंग कैपिटल आपको जीरो ईयर में लगेगा। अब सेकेंड ईयर में सेल कितनी करना है? तो सेकेंड ईयर में सेल करना है 240। सेकेंड ईयर में सेल कितनी करना है? 240 करना है। तो 240 सेल करना है, तो 240 का 25% मतलब कितना? 60 लाख की वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। कितने लाख की वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए? 60 लाख की। तो हम क्या करेंगे 240 का 25% हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो 240 का 25% होता है 60 लाख। 60 लाख की वर्किंग कैपिटल आपको फर्स्ट ईयर में चाहिए। लेकिन आपने शुरुआत में 55 लाख रुपए लगा दिए थे। शुरुआत में आपने कितना लगाया था? 55 लाख लगाया था। अब आपको चाहिए कितना? 60 लाख। तो कितना और लगाना पड़ेगा? तो आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ 5 लाख। कितना लगाना पड़ेगा आपको? तो हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ 5 लाख। तो ये 5 लाख कैसे आएगा देखिएगा। 5 लाख रुपए कैसे आएगा वो हम आपको बता देते हैं। ये 5 लाख कैसे आया? तो 5 लाख निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने 5 लाख निकालने के लिए क्या किया? हमने हमने 240 का हमने क्या किया? हमने 240 का 25% लिया। हमने 240 का कितना परसेंट लिया? 25%। हमने 240 का 25% लिया, तो आया 60। और उसमें से हमने 5 क्या कर दिया? माइनस। 55 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 55 क्यों माइनस किया? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप अगर फर्स्ट ईयर में चाहते हैं कि आपकी जो सेल है, सेकेंड ईयर में आपकी जो सेल है वो 240 की हो, तो 240 की सेल के लिए आपको वर्किंग कैपिटल कितनी अरेंज करनी पड़ेगी? तो 240 का 25%, तो 240 का 25% निकालेंगे तो 60 लाख आएगा। इसका मतलब आपको फर्स्ट ईयर में 60 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगेगी। अब 60 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगानी है फर्स्ट ईयर में, तो हम ऑलरेडी शुरुआत में 55 लाख रुपए लगा चुके हैं, तो ये तो हमारे बिजनेस में रोटेट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डे टू डे एक्टिविटी। तो 55 लाख रुपए आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। जरूरत आपको 60 लाख की है, तो आप कितने लाख और लगाओगे? 5 लाख। ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए थर्ड ईयर में हमें सेल कितनी करनी है? तो थर्ड ईयर में हमें सेल करनी है 280 की। तो 280 की अगर सेल करनी है तो 280 का 25% हमें कब लगेगा? सेकेंड ईयर में। हमेशा याद रखना वर्किंग कैपिटल पहले लगता है। फर्स्ट ईयर में सेल करना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल जीरो ईयर में लगानी पड़ेगी। सेकेंड ईयर की सेल के लिए फर्स्ट ईयर में लगानी पड़ेगी, थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर में लगानी पड़ेगी, एंड सो ऑन। अब थर्ड ईयर में हम सेल करना चाहते हैं 280 की। तो 280 की अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल आपको सेकेंड ईयर में लगानी पड़ेगी। सेकेंड ईयर में कितनी वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी? 280 का 25%। तो 280 का 25% आता है 70। मतलब हमें सेकेंड ईयर में 70 लाख रुपए की जरूरत है। तो 70 लाख की आपको जरूरत है, और आप 55 लाख और 5 लाख मतलब 60 लाख ऑलरेडी लगा चुके हैं। जरूरत आपको 70 की है, 60 ऑलरेडी बिजनेस में लगा हुआ है। तो कितने लाख लगाएंगे सेकेंड ईयर में? तो सेकेंड ईयर में हम लगाएंगे 10 लाख। कितने लाख लगाएंगे? 10 लाख। तो 10 लाख कैसे आएगा बता देते हैं एक बार। देखिए 10 लाख कैसे आएगा? 10 लाख कैसे आएगा ये वाला अमाउंट? हमें 280 का 25% वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब 70 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है। तो 70 लाख चाहिए, और हमने ये देखिए जीरो ईयर में 55 लाख और फर्स्ट ईयर में 5 लाख लगा चुके हैं, तो ये बिजनेस में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 280 का 25% मतलब 70 लाख चाहिए। 60 लाख रुपए ऑलरेडी आपके बिजनेस में लगे। तो हम क्या करेंगे? 280 का 25% निकालेंगे, 70 लाख आएगा, उसमें से 60 लाख रुपए माइनस कर देंगे।
तो हमें जरूरत कितने लाख की रहेगी, हमें जरूरत रहेगी सिर्फ 10 लाख की। ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर में कितनी वर्किंग कैपिटल लगेगी। देखो फोर्थ ईयर में हम सेल कितनी करना चाहते हैं, तो फोर्थ ईयर में हम सेल चाहते हैं कि 260 लाख की हो। तो आपको थर्ड ईयर में वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी फोर्थ ईयर की सेल के लिए, 260 का 25%, मतलब 65 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल चाहिए। कितने लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए, 65 लाख। और व्यापार में लगा कितना है, 55 और 5 60 और 10 70 लाख। 70 लाख बिजनेस में लगे हैं एंड यू नीड 65 लाख ऑनली। 70 लाख आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है और आपको जरूरत कितने की, 65 की है, तो मतलब 5 लाख रुपए ज्यादा लगा हुआ है। तो हम वो 5 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल लेंगे। हम वो 5 लाख रुपए बिजनेस में से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो जब पैसा निकालेंगे ना, तो पैसा जब निकालते हैं तो पैसा हमारे पास आता है, तो जब आता है तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक है। ये 5 लाख कैसे आया, ये 5 लाख कैसे आया ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए थर्ड ईयर में, तो यूनिट 260 का 25%। ठीक है, इसका मतलब आपको चाहिए कितनी, 65 लाख। ठीक है। पर आपका बिजनेस में लगा हुआ कितना है, तो आपका बिजनेस में लगा है 55 5 और 10। तो 55 5 और 10 मतलब 70 लाख लगा है। ठीक है। तो जरूरत कितने की है, जरूरत है 65 की, लगा हुआ कितना है, 70 लगा हुआ है। ठीक है, जरूरत 65 की, लगा हुआ कितना है, 70 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वॉट वी विल डू, हम 70 लाख लगा हुआ है, उसमें से 65 लाख रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। तो ये 5 लाख रुपए हम क्या कर लेंगे, व्यापार में से निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट लगा हुआ है। तो एक्सेस अमाउंट हमारे बिजनेस में ब्लॉक है, तो उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लगा नहीं रहे, 5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। तो जब निकालेंगे तो ये 5 लाख रुपए हमारे पास आएंगे। तो जो पैसा आता है आपको पता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जो पैसा जाता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब फिफ्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, तो फिफ्थ ईयर में जो वर्किंग कैपिटल, फिफ्थ ईयर में 220 की सेल करना है, तो उसके लिए फोर्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो फोर्थ ईयर में कितनी लगाएंगे, 220 का 25%। तो 220 का 25% कितना है, 55 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए। लगी हुई कितनी है, तो देखो 55 प्लस 5 प्लस 10, 70 लगी थी, 5 निकाल ली थी, 65 अभी भी लगी हुई है। ठीक है। और फोर्थ ईयर में चाहिए कितनी, 55। तो इसका मतलब कितना पैसा निकाल सकते हो, तो हम व्यापार से कितना पैसा निकालेंगे, 10 लाख रुपए निकालेंगे। अब ये 10 लाख कैसे आया, तो देखिए इसको भी समझा देते हैं। आपको फिफ्थ ईयर में सेल करना है 220 की, तो 220 का 25% आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो 220 का 25% मतलब 55 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, 55 लाख की वर्किंग कैपिटल व्यापार को में चाहिए। व्यापार में वर्किंग कैपिटल लगी हुई कितनी है, तो देखो शुरुआत में 55 लगाई थी, फिर 5 और लगाई थी, फिर 10 और लगाई थी, टोटल कितनी लग गई थी, 70। लेकिन थर्ड ईयर में हमने क्या किया था, 5 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए थे, मतलब व्यापार में अब लगा हुआ कितना, 65। लेकिन फोर्थ ईयर में अब आपको कितना लगाना है, 55 ही लगाना है। फोर्थ ईयर में कितना लगाना, 55 ही लगाना, लगा हुआ कितना, 65 है। हम 65 जो लगा हुआ है उसमें से 55 क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा अभी भी 10 लाख रुपए ज्यादा लगा हुआ है। ये 10 लाख रुपए हम बिजनेस में से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो 10 लाख रुपए हम बिजनेस में से क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। एक बार फिर से वर्किंग कैपिटल के पॉइंट को समझते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको दिए क्वेश्चन में कि 25% है सेल का। तो फर्स्ट ईयर में सेल करना है 220 की, तो उसका 25% आपको जीरो ईयर में लगाना है। सेकेंड ईयर में सेल करना है 240 की, तो उसका 25% आपको फर्स्ट ईयर में लगाना है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए 240 का, 240 का 25% मतलब 60 लाख। लगा हुआ कितना है, 55 लाख रुपए लगे हैं। तो 60 लाख चाहिए, 55 ऑलरेडी लगे, तो कितने और लगाने पड़ेंगे, 5 लाख। जैसे थर्ड ईयर में सेल करना है 280 की, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल सेकंड ईयर में कितनी लगाएंगे, 280 का 25% मतलब 70 लाख चाहिए। लगा हुआ कितना है, 60 लाख लगा, तो 10 लाख रुपए वो लगाएंगे। तो जब पैसा लगा रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, और जब पैसा निकाल रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे दिया, द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 45% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है, 45%। तो हम क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एट द रेट 45% ऑफ सेल्स। तो ये खर्चा है, तो खर्चा माइनस करना है, माइनस करना है मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है। माइनस करना है मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर की सेल है 220, तो 220 का 45%, तो 220 का 45% निकालेंगे तो आएगा 90। कितना आएगा? 99। पहले साल की सेल 220 है, उसका 45%, 99। फिर 240 का 45, तो 240 का 45%, कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 108। फिर 280 का 45%, 126। फिर 260 का 45%, 117। और फिर 220 का 45, तो वही 99 आ जाएगा। ये हमने 99 लिख दिया। तो जो सेल दी है ना हर साल की, उसका 45% हम वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है फिक्स कॉस्ट बिंग 30 लाख पर ईयर। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है? 30 लाख दी है। तो हम फिक्स कॉस्ट में कितना माइनस करेंगे? 30 लाख। फिक्स कॉस्ट में हम लिखेंगे 30 लाख। तो हर साल 30 लाख लिखना है। खर्चा है ये आपका, तो ये आप हर साल 30 लाख रुपए क्या करोगे? माइनस। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है देयर विल बी अ कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ ₹11 लाख एवरी ईयर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कॉमन फैसिलिटी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस दिया है ना, कंट्रीब्यूशन लॉस, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट होती है। अब सवाल ये कि कंट्रीब्यूशन लॉस होता क्या है? कंट्रीब्यूशन लॉस होता क्या है? तो देखिए, आपको पता है सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो क्वेश्चन में दिया है कि आप क्योंकि कुछ कॉमन फैसिलिटी यूज करने लग जाए तो इसके कारण आपको कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 11 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते थे, अब आपने ये नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पुराने वाले प्रोडक्ट की सब फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। यू आर यूजिंग ऑल द फैसिलिटीज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा? हम पुराने वाले प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान कम दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन बनाने वाली कंपनी, ठीक है, तो आपको पता है आईफोन कंपनी क्या करती है? हर साल नया आईफोन लॉन्च करती है। तो जैसे जैसे वो नया आईफोन हर साल लॉन्च करती है ना, वैसे वो पुराने वाले आईफोन को मार्केट से क्या करने लग जाती है? बाहर करने लग जाती है। ठीक है। जब भी नया आईफोन आता है तो पुराने वाले की सेल के ऊपर कंपनी कम कॉन्सेंट्रेट करती है, उसका प्रोडक्शन को कम करती है। क्योंकि कंपनी का टारगेट क्या होता है? कि हम नया माल बेचें। तो इससे क्या होता है? पुराने वाले सेल, जो प्रोडक्ट है उसकी सेल कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी ध्यान कम देती है। ध्यान कम देती है तो उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। जब सेल कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, और वेरिएबल कम होगी तो कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, कितने लाख से कम हो रहा है? 11 लाख से कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपने जब इस प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू किया तो दूसरे प्रोडक्ट में हमें 11 लाख का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसमें जो 11 लाख का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान कम दे पा रहे हैं या हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसके 11 लाख भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, इसी प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस का मतलब होता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट में, किसी दूसरे प्रोडक्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन में। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर हम ध्यान कम दे रहे हैं, तो ध्यान कम दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? हमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 11 लाख रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। तो इसका जो 11 लाख का नुकसान है वो यहाँ पे हम कवर करें। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये उस दूसरे वाले प्रोडक्ट की फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11 लाख रुपीज माइनस करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन लॉस जो होता है वो एक प्रकार से हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन लॉस लिखेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन लॉस जैसा भी समझा है ना आपको। आईफोन बनाने वाली कंपनी क्या करती है? जब नया आईफोन बनाना शुरू करती है, नया आईफोन सेल करने करती है, तो पुराने के प्रोडक्शन को कम कर देगी। प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो पुराने वाले प्रोडक्ट में जो 11 लाख का नुकसान हो रहा है वो हम यहाँ पे कवर करें। तो 11 लाख रुपए आपको यहाँ पे हर साल आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन लॉस के बाद आगे दिया है ओवरहेड एलोकेशन इज 10% ऑफ सेल। आपका जो ओवरहेड है वो सेल का 10% है। ठीक है, तो हम ओवरहेड यहाँ पे लिख देते हैं। कितना परसेंट है? 10% है। सेल का 10% है। ओवरहेड कितना है? सेल का 10%। तो 10% है, लेकिन इसमें लिखा है ओनली 6% ऑफ एक्चुअली स्पेंड। ये ऑफ नहीं है,
ये ऑफ नहीं है, ये है ओनली 6% एक्चुअली स्पेड। तो ओवरहेड आपने कितना निकाला था? तो आपने ओवरहेड निकाला था 10%। आपने ये माना था कि हमारा जो ओवरहेड होगा वो सेल का 10% होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 10% नहीं हुआ, ये 6% हुआ। जब स्पेंड किया आपने तब आपको पता चला कि 6% ही है। तो ये जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो बनता है ना, प्रोजेक्ट कैश फ्लो कब बनता है? प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, तो ये 6% तो हमें कब पता चलेगा? जब वो खर्चा हो जाएगा उसके बाद। इसका मतलब जब हम ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो बना रहे हैं तब तो हमने यही एस्टिमेट किया था कि ओवरहेड हमारा कितना होगा, सेल का 10%। तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड में सेल का 10% ही लेंगे, 6% का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमें बाद में पता चला। तो जब हमने प्रोजेक्ट कैश फ्लो बनाया, जब हमने कैलकुलेट किया कितना पैसा जाएगा कितना पैसा आएगा, तब तो हमने क्या माना था कि लगभग सेल का 10% होगा। तो हम क्या करेंगे, 220 का 10% लिखेंगे, यहाँ पे 22, यहाँ लिखेंगे 224, यहाँ लिखेंगे 28, सेल का 10% लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे फिर से 20। ठीक है, 6% का कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि ये तो हमें खर्चा होने के बाद पता चलेगा कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, पहले हमें पता नहीं था। ठीक है, पहले हमें ये पता नहीं था कि हमारा ओवरहेड कितना है। ठीक है, हमने यही माना था कि हमारा ये 10% है। तो हम जब प्रोजेक्ट कैश फ्लो बनाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले बनाया जाता है। 6% तो बाद में पता चला, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो बना रहे तब हमें यही पता कि 10% रहेगा। आगे, बेड डेप्थ एक्सपेक्टेड टू बी 14 लाख ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये हमारा अनुमान है कि हमारा बेड डेप्थ कितना होगा, 14 लाख होगा। तो हम एक काम करते हैं, बेड डेप्थ आपको पता है हमेशा लास्ट ईयर में आता है, तो यहाँ पे 14 लाख माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 14 लाख प्लस कर देते हैं, और ये टर्मिनल कैश फ्लो में फिर से 14 लाख माइनस कर देते हैं। ठीक है, बेड डेप्थ आपका कल पॉइंट आपको समझाया था, माइनस होता प्लस होता है, लास्ट में फिर से माइनस हो जाता है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25% डब्ल्यूडीवी। डिप्रिसिएशन जो निकलेगा वो डब्ल्यूडीवी मेथड से निकलेगा, कितना परसेंट? 25%। तो यहाँ पे मशीन की कीमत कितनी है? मशीन की कीमत है 120 लाख। तो 120 का कितना परसेंट निकालेंगे? 25%। निकालते हैं हर साल। वही जैसे कल निकाला था, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकालना है, कौन सी मेथड से निकालना है? डब्ल्यूडीवी मेथड से। कितना परसेंट? 25%। कैसे निकलेगा तो देखिए, मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट थी 120, पहले साल 120 का 25%, कितना आएगा? 30, बचेगा 90। अब 90 का 25%, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड में जो डिप्रिसिएशन निकलता है ना, वो हर साल बैलेंस पे निकलता है। किस पे निकलता है? बैलेंस पे निकलता है। तो 90 का 25% कितना आएगा? 22.5। बचेगा कितना? 67.5। फिर वापस से कितना परसेंट निकालना है? 25%। 25% कितना आएगा? 16.88। माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस करने पे 50.62। फिर वापस से 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 12.66। बचेगा कितना? 37.96। और अब इसका 25% निकलेगा, तो इसका 25% कितना आएगा? 9.4। तो कितना आ जाएगा ये? 28.46। तो ये जो हमने लिखा है ना, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है, ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है, ये थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन है, ये फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन है, और ये वाला फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन कितना है? फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, और फिफ्थ ईयर। क्या है ये? डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्या है ये? डिप्रिसिएशन। हर साल का डिप्रिसिएशन हमने निकाल दिया। डब्ल्यूडीवी मेथड में हमेशा बैलेंस पे लगता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 30। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन में 30 लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में लिखना है, मैं जीरो में लिख रहा था।
फर्स्ट ईयर में 30 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में कितना आएगा, एक साथ 2-3 ईयर के पढ़ लेते हैं। 22.5, 16.88, 22.5, 16.88। तो यहाँ पे लिख देते हैं 22.5, 16.88। और फिर जब आप आगे पढ़ोगे बाकी के 2 साल के, तो वो 12.66 देखा था हमने, 12.66 और 9.49। तो 12.66 और 9.49 हम लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा 12.66 और ये हम लिखेंगे 9.4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। तो आगे दिया टैक्स रेट है 40%। टैक्स रेट कितना दिया है, 40% दिया है। तो यहाँ पे जो टैक्स है ये हम 40% निकालेंगे, निकालेंगे अभी। टैक्स 40% के बाद सेल्वेज वैल्यू दी 28 लाख। सेल्वेज वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है आपको, 28 लाख दी है। तो ये हमने स्क्रैप वैल्यू में 28 लाख लिख दिया। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू में कितना लिख दिया, 28 लाख। आपको पता है ये पैसा हमें लास्ट में मिल जाता है, तो हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ना लास्ट लाइन में, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें दिया है ना 20%, उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे प्रोजेक्ट कैश फ्लो से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना दिया है, 20%। तो 20% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रोजेक्ट कैश फ्लो से। तो जैसे प्रोजेक्ट कैश फ्लो से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो। क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हो, तो आपको क्या करना है, उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का प्रोजेक्ट कैश फ्लो में इंटू करना है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। बाकी पूरा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब वो हमें कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 220 में से 99, 30, 11 और 22, ये चारों अमाउंट माइनस हो जाएंगे 220 में से। तो जो अमाउंट हमें मिलेगा वो आएगा 58। कितना आएगा अमाउंट, 58। 220 में से ये चारों अमाउंट माइनस कर दिए, 58 आएगा। फिर 67 आएगा, माइनस करोगे तो। फिर 85 आएगा, 280 में से ये चारों अमाउंट माइनस करोगे तो। फिर 76 आएगा, कितना आएगा, 76। और फिर 58 आएगा, कितना आएगा, 58 आएगा। अगेन वी विल गेट 58। ठीक है, ये कैसे आया, तो 220, 240, 280, 260, 220 में से चारों एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से डेप्रिसिएशन और बेड डेप घटाना है, तो पहले 58 में से 30 माइनस होगा 28। 67 में से 22.5 माइनस होगा 44.5, कितना आएगा, 44.5। 85 में से 16.88 माइनस होगा 68.12, फिर आएगा 63.34, और फिर आएगा 35.51। ठीक है, 35.51, ये आ गया। अब आपको टैक्स निकालना है। टैक्स कितना आएगा, 40%। 40% किसका, तो जो टैक्स होता है ना वो हमेशा प्रॉफिट पे ही लगता है। तो हर साल का जो प्रॉफिट है उसका 40% निकालना है। तो सबसे पहले 28 का 40% टैक्स 11.2, कितना आएगा 11.2। 44.5 का 40%, तो 4.45, 4.45, 16, 17.80, 17.8। ठीक है, फिर 68.12 का 40%, तो ये आएगा 27.25, कितना आएगा, 27.25। फिर आएगा आपका 63.34 का 40%, तो ये आएगा 25.34। और 35.51 का 40%, तो ये आएगा 14.20, 14.20। ये हमने टैक्स निकाल लिया। अब जैसे टैक्स आप माइनस कर दोगे, तो 28 में से 11.2 जाएगा, तो आएगा 16.2, 16.8।
फिर अगला आएगा 26.7, फिर आएगा 40.87, फिर अगला आएगा आपका 38। कितना आएगा आपका 38। और फिर नेक्स्ट अमाउंट आएगा आपका 21.3। अब हमें क्या करना है, जो डेप्रीसिएशन हमने ऊपर घटाया है वो हमें फिर से जोड़ना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 38 करेंगे, 22.58 करेंगे, 16.888 करेंगे, 12.668 करेंगे और 9.49 जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है हमें, तो जो हमने घटाया है वो हमें फिर से जोड़ना है। जो डेप्रीसिएशन ऊपर घटाया है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर, उसी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 46.8, 49 पॉइंट आएगा। 49.2, 57.75, 50.66 और ये आएगा आपका 44.8। ठीक है, तो ये आपका पीबीडीएटी आ गया। अब क्या करना है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो निकालना है। लेकिन उसके पहले देखो, टर्मिनल कैश फ्लो में वर्किंग स्क्रैप लिख चुके हैं, वर्किंग कैपिटल लिखना है। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, देखो शुरुआत में आपने सबसे पहले 55 लाख रुपए लगाए, फिर आपने 5 लाख और लगाए, तो 55 और 5 कितने हो गए, 60 लाख। फिर आपने 10 लाख और लगाए तो हो गए 70 लाख। ठीक है, तो 0 1 2 ईयर में आपने कितने लगा दी, 70 लाख लगा दी। फिर उसमें से आपने 5 निकाल लिए तो 65 व्यापार में अभी भी बचे हैं। फिर आपने 10 और निकाल लिए तो 55 लाख रुपए बचे। इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल फोर्थ ईयर में कितनी, 55 लाख रुपए। फिर 55 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के हमें लास्ट में मिलेंगे। 55 कैसे आया, 55 प्लस 5 प्लस 10 किया, 70 हो गया। और उस 70 में से 5 और 10 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, जो हमने निकाल लिए थे। तो अभी भी हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, 55 लाख। फिर 55 लाख हमें लास्ट में मिले। ठीक है, तो हमने 55 लाख लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ए का टोटल कितना है, आउटफ्लो, तो 120 प्लस 55, 0 ईयर में कितना, 120 प्लस 55 कितना आएगा, 175। अब क्या करना है, कल जो हमने सवाल किया था ना, उसमें हमने ये जो 46.8 है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारे पास कैश आ रहा है 46.8 फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में देखो वर्किंग कैपिटल में हमने 5 लाख लगाए भी, तो ये पैसा गया। तो 46.8 आया और 5 गया, तो बचा कितना, 41.8। तो ये जो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट प्रोजेक्ट कैश फ्लो आएगा, ये 41.8 आएगा। 41.8 कैसे आया, तो ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं ना। तो ऊपर ए वाला जो पॉइंट है उसमें देखो ना, -5 लिखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे -10 है, तो -10 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में -10। ठीक है, कैश आउटफ्लो में -10, तो -10 और प्लस 49.2 कितना हो जाएगा, 39.2। फिर ऐसे 57.75 दिख रहा है आपको यहाँ पे थर्ड ईयर में। 57.75 में ये 5 प्लस का है, तो 57.75 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 62.75। ऐसे ही फोर्थ ईयर में 50.66 और उसमें 10 जोड़ देंगे, 60.66। और फिफ्थ ईयर में 44.8 और ऊपर कुछ भी नहीं। देख लो आप, ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट 44.8 प्लस 28 प्लस 55 माइनस 14 सी पॉइंट। ये कितना आएगा, 113.8। अब क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना। कितना परसेंट वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, 10% वाला। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना आते ही है, आपको फॉर्मूला पता है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर 20% रेट है तो अपन लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 120 करोगे कैलकुलेटर पे, एक बार इंटू प्रेस करोगे, सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 120 करोगे और उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस करोगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। फिर इनटू प्रेस करना और बार बार इक्वल टू प्रेस करते आना। फिर आगे के ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे। 10% होता तो क्या करते, 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू, एक बार इनटू और बार बार इक्वल टू। ये कैलकुलेटर पे निकलता है इससे। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
जीरो ईयर में तो देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, जीरो ईयर में मतलब आज, आज का तो एक ही होगा। अब क्या करना है, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 120 करने पे और इक्वल टू प्रेस करने पे आएगा 0.833। अब एक बार इंटू प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो इंटू के बाद इक्वल टू प्रेस करोगे तो आएगा 0.694। अब सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो इक्वल टू प्रेस करोगे तो आएगा 0.579। ये आपने सेकंड सेम में भी कैपिटल वेटिंग पढ़ा था ना, एनपीवी मेथड, उसमें भी आप निकालते थे, उसमें भी आप पढ़ चुके हैं। तो 0.482 और फिर आएगा 0.402। ठीक है, कैसे निकला, तो ये कैलकुलेटर पे करना 100 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू सिर्फ एक बार इनटू, और अब बार बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाए। अब इंटू करना है, देखो 175 इंटू 1, तो ये 175 ही आएगा। 41.8 इंटू 0.833, तो इंटू करेंगे कितना आएगा, 34.82। 34.82। अगला कितना आएगा, 27.20, मल्टीप्लाई करना 39.2 इंटू 0.694। फिर अगला इंटू करने पे कितना आएगा, 36.33। फिर अगला कितना आएगा, 29.24। और लास्ट कितना आएगा, 45.7। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो है। ठीक है, तो जब भी प्रोजेक्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा तो पहले फॉर्मेट बनाना, पहले आउटफ्लो लिख लेना, फिर इनफ्लो लिख लेना, फिर टर्मिनल कैश फ्लो लिख लेना। और अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, तो जितना भी दिया है तो आप 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट के फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए। रेट 10% होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 110 करना है, 20% होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 120 करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो का एक क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद फिर हम पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं प्रोजेक्ट कैश फ्लो के वो सॉल्व करेंगे।